तो फाइनली द बॉयज यूनिवर्स से जुड़ा हुआ जेन वी सीजन 2 का नया ट्रेलर आ चुका है और अब हम करेंगे इसका पूरा ब्रेकडाउन। ये पूरा सीजन द बॉयज सीजन 4 और सीजन 5 के बीच की कहानी दिखाएगा। जैसे सीजन 1 ने सीधे द बॉयज सीजन 4 में लीड किया था, वैसे ही सीजन 2 के एंड में हमें सीजन 5 के लिए एक सॉलिड सेटअप मिलेगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, द बॉयज सीजन 5 ही इस मेन सीरीज का फाइनल सीजन होगा, लेकिन जेन वी की कहानी अभी भी जारी रहेगी जब तक Amazon चाहेगा और जब तक वॉट मिल्क स्पॉन्सरशिप्स आते रहेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, अब एक नया प्रीक्वल स्पिन ऑफ भी आ रहा है जिसमें होंगे जेंसन एक्ल्स एज सोल्जर बॉय और स्टॉर्म फ्रंट, जो कि 1950s में सेट होगा। मतलब द बॉयज यूनिवर्स अब और एक्सपैंड होने वाला है। जहां सीजन 1 का वाइब था इविल एक्समैन एकेडमी जैसा, जहां बच्चों को लाया गया था वॉट के प्रोडक्ट्स टेस्ट करने के लिए और वो एंटी कंपाउंड वी वेपन भी बनाया गया जो बुचर के पास है सीजन 4 के एंड में। सीजन 2 की वाइब पूरी तरह शिफ्ट हो रही है। अब ये बन रहा है मैग्नेटोस ब्रदरहुड ऑफ म्यूटेंट्स जैसा ग्रुप। मतलब अब ये बच्चे इंसानियत के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। इस बार होमलैंडर खुद इस पूरी नई जनरेशन को ह्यूमन रेस के खिलाफ एक आर्मी में बदल रहा है और ये सब सिस्टर सेज के प्लान का फेज 2 है। फेज 2 सुनते ही मार्वल रेफरेंस याद आता है। जैसे मार्वल मूवीज में हर बार एक नया फेज आता है, वैसे ही द बॉयज यूनिवर्स भी धीरे धीरे मार्वल की एक्समैन सागा को पैरोडी कर रहा है। अब बात करते हैं ऑफिशियल सिनॉप्सिस की। जैसे जैसे अमेरिका होमलैंडर के तानाशाही रूल को एक्सेप्ट करने लगता है, गुडुल्किन यूनिवर्सिटी में एक नया डीन आता है जिसका नाम है साइफर। साइफर के पास ऐसी एबिलिटीज हैं जो उसे फ्यूचर की झलक दिखा सकती हैं या फिर वो प्रोबेबिलिटीज सेंस कर सकता है। उसे पता है कौन क्या करेगा और वो लिटरली उसे होते हुए देख रहा है, लाइक फ्यूचर को प्रीव्यू कर रहा हो। वो एक ऐसा करिकुलम इंट्रोड्यूस करता है जो इन बच्चों को और ज्यादा पावरफुल बनाता है इंसानों के खिलाफ। अब जहां केट और सैम को हीरो बनाया जा रहा है, वहीं मरी, जॉर्डन और एमा वापस आते हैं कॉलेज अपने ट्रॉमा और लॉसेस के साथ। याद होगा एंड्रे का रियल लाइफ एक्टर अब हमारे बीच नहीं रहा, तो क्रिएटर्स ने उस हिसाब से स्टोरी में बदलाव किए हैं। इस बार हमें पोलैरिटी यानी एंड्रे के पिता को वॉट के खिलाफ जाते हुए दिखाया जाएगा और शायद वो इन बच्चों की मदद भी करें। अब जबकि एक युद्ध छिड़ चुका है, ह्यूमंस वर्सेस सुपीज, पार्टीज और क्लासेस अब मैटर नहीं करती। ये होमलैंडर का वर्ल्ड डोमिनेशन प्लान है और उसी के लिए ये नए बच्चे ट्रेंड किए जा रहे हैं। लेकिन तभी ये गैंग एक सीक्रेट प्रोग्राम के बारे में पता लगाता है जो गुडुल्किन यूनिवर्सिटी के शुरू होने से जुड़ा है और मरी यानी हमारी ब्लड बेंडर, उसका इस मिस्ट्री से कोई डीप कनेक्शन है। एग्जैक्टली जैसे एवाटार द लास्ट एयर बेंडर में ब्लड बेंडिंग होता था, वैसे ही मरी की पावर्स हैं। अब कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम्हें क्या लगता है गुडुल्किन यूनिवर्सिटी के इस सीक्रेट के पीछे का सच क्या हो सकता है। अब बात करें न्यू डीन साइफर की, तो ये रोल निभा रहे हैं हेमिश लिंकलेटर, जिन्हें तुमने कई शोज में देखा होगा। उनका काल्म, सॉफ्ट स्पोकन डिमीनर ही शायद उन्हें और ज्यादा खतरनाक बनाता है। जो विलन्स जितना शांत रहते हैं वो उतने ही ज्यादा डरावने होते हैं। एक सीन में मरी उन्हें थैंक यू कहती है कि उन्होंने उसे दोबारा एडमिशन दिया, लेकिन असल में वॉट को हर सुपर हीरो की जरूरत है, चाहे उन्होंने पहले उनके खिलाफ कुछ किया हो। अब बात करें अमारी एडल्ट रिहेबिलिटेशन सेंटर की, जहाँ सीजन 1 के एंड में इन बच्चों को भेजा गया था अंडरग्राउंड मेडिकल प्रिजन जैसी जगह। इस बार स्पेशल इफेक्ट्स भी पहले से ज्यादा बेटर हैं। जैसे जॉर्डन को मॉर्फ होते हुए दिखाया गया है, मेल और फीमेल फॉर्म के बीच स्विच करते हुए। मार्वल एक्समैन की बात करें तो जॉर्डन को हम एक तरह का मॉर्फ कह सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ जेंडर स्विच करती है। हर फॉर्म के पास अलग पावर्स हैं। जब ये लोग इस प्रिजन में होते हैं तब उनके गले में पावर डैम्पनिंग कॉलर्स पहनाए जाते हैं, जिससे वो अपनी पावर्स यूज न कर सकें। अब हम देखते हैं एमा को अपने ही अंदर सीधा सीधा एंटमैन और जायंट मैन वाइब्स। और फिर एक मजेदार ट्विस्ट आता है जब केट उन्हें आर्मर्ड कार से बाहर निकालती है और वेलकम करती है स्कूल में। पर इस सीन के पीछे की कहानी थोड़ी गहरी है। केट इतनी ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड है सीजन 1 की इवेंट्स से कि उसने वॉट का साथ इसलिए दिया क्योंकि उसका खुद पर कंट्रोल नहीं था। PTSD की वजह से वो बस एक फैमिली फील करना चाहती थी, एक बिलोंगिंग, एक कनेक्शन। और इसी फियर की वजह से उसने वॉट के खिलाफ बगावत करने की हिम्मत नहीं की। उसे अपने दोस्तों की इतनी जरूरत थी कि वो सीजन 1 की सारी क्रेजीनेस को मेंटल ब्लॉक कर चुकी है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, बस सब नॉर्मल हो जाए फिर से। कभी कभी रियल लाइफ में भी ऐसे लोग मिलते हैं। एक सेमेस्टर में कुछ एक्सट्रीम हो जाता है, फिर नए सेशन में सब वापस आते हैं और वो इंसान प्रिटेंड करता है कि कुछ हुआ ही नहीं। बस ऐसे ही केट बिहेव कर रही है। Can we just forget everything and be friends again? अब बात करते हैं स्कूल के नए स्लोगन की और उसके साथ ही होमलैंडर का नया कैच फ्रेज मेक अमेरिका सुपर अगेन, बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे होमलैंडर इसे अपना नारा बना चुका है, जो साफ साफ मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की पैरोडी है। स्टेज पर हम सैम और केट के बैनर्स देखते हैं। होमलैंडर एक स्पीच दे रहा है और वॉट उन्हें हीरोज की तरह प्रेजेंट कर रहा है क्योंकि उन्होंने वॉट का साथ दिया था अपनी ही टीम के खिलाफ। अब एक और डिस्टर्बिंग डिटेल सामने आती है।
ह्यूमन और सूप्स को सेग्रीगेट किया जा रहा है। मुझे लगा था गोडोल्किन यूनिवर्सिटी में सबके पास पावर्स होंगी, या तो ऑलरेडी या फिर वो प्रोसेस में होंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब जो ह्यूमंस हैं उन्हें सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है, कुछ वैसा ही जैसा मैग्नेटोस ब्रदरहुड ऑफ म्यूटेंट्स करता है। डीन साइफर की एक क्रीपी लाइन सुनने को मिलती है, हमारी नसों में दौड़ता है ट्रू वॉट ब्लू, जो सीधे सीधे कंपाउंड वी की ओर इशारा करती है, जो ब्लू कलर का होता है। सैम के बैक स्टोरी को भी एक्सप्लोर किया जाएगा। याद है उसका भाई गोल्डन बॉय पैट्रिक श्वार्ज़नेगर सीजन 1 में एक्सपेरिमेंट्स की वजह से मारा गया था। पोलैरिटी अब वॉट को ब्लेम कर रहा है अपने बेटे आंड्रे की मौत के लिए, और शायद इसी वजह से अब वो किड्स की मदद करेगा। एक मोन्टाज में हम देखते हैं कि टीम चोरी छुपे कुछ कर रही है, पर साथ ही रेगुलर कॉलेज किड्स की तरह पार्टीज भी चल रही हैं। ऑफिशियल सिनॉप्सिस में कहा गया था लाइफ गोज ऑन, पर सच्चाई ये है कि सीजन 1 के बाद की इवेंट्स इतनी डार्क थीं कि कोई भी मेंबर इसे इजीली प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। अब बात करते हैं गोडोल्किन यूनिवर्सिटी के डार्क सीक्रेट्स की, जो इसके फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं और जिनसे मरी का कोई डीप कनेक्शन है। वो उन्हें एक ट्रेनिंग फैसिलिटी में ले जाता है, जहां सब अपने पावर से एक दूसरे की लिटरली धज्जियां उड़ा रहे हैं। एक नया सुपर हीरो नजर आता है, हैमर लेकर। शायद ये किसी थॉर पैरोडी की तरफ इशारा है, जिसके पास ये हैमर होगा और जिसके शरीर में काफी कंपाउंड भी होगा, वही थॉर की पावर का हकदार होगा। ये सब ज्यादा यूएफसी स्टाइल फाइट क्लब जैसा लग रहा है, जहां रैंकिंग और कॉम्बैट स्किल्स सब कुछ है। सीजन 1 में जो रैंकिंग सिस्टम था, अब वो इवॉल्व हो चुका है। अब सिर्फ पॉपुलैरिटी नहीं, एक्चुअल लड़ाई में कौन कितना केपेबल है वो मैटर्स करता है। डीन साइफर शायद ये सब फाइट इसलिए करवा रहा है ताकि वो देख सके कौन कितना पावरफुल है और किसे होमलैंडर की आर्मी में रिक्रूट किया जा सकता है। हम देखते हैं कि सैम का कुछ किड से फाइट हो रहा है और जॉर्डन एक पंच में केट को नॉक कर देती है, एब्सोल्युटली कोल्ड क्लॉक्ड। फायर क्रैकर की भी थोड़ी ग्लिम्स मिलती है और कुछ क्रॉसओवर भी हैं बॉयज मेन सीरीज के कैरेक्टर्स के साथ। द डीप भी नजर आता है एक हुड में, शायद किसी फ्रेटर्निटी इनिशिएशन में। हो सकता है कि वो भी कभी गोडोल्किन का हिस्सा रहा हो। मरी का एक इंस्टाग्राम वीडियो भी देखने को मिलता है। वो कहती है इस बार तो सब कुछ धुआंधार होने वाला है, और उसके चैट में एक नाम आता है विंडिकेटेड क्वीन, जो शायद क्वीन मेव की ओर इशारा है। कई रूमर्स थे कि एक्ट्रेस के इश्यूज की वजह से वो शो से चली गई थी, शायद सीजन 5 में वापसी हो। सीजन 2 का रिलीज डेट है 17 सितंबर। टोटल 8 एपिसोड्स होंगे, सेम एज सीजन 1। मतलब द बॉयज सीजन 5 2026 से पहले नहीं आने वाला। और ऑनेस्टली इतनी ग्रैंड फिनाले सीजन के लिए टाइम लेना जरूरी भी है। द बॉयज कॉमिक्स में अभी भी बहुत कुछ बाकी है एक्सप्लोर करने के लिए। वीकेंड में बहुत सारे नए ट्रेलर्स आए हैं। मैं पीसमेकर सीजन 2 का ब्रेकडाउन भी ला रहा हूँ। आपके थॉट्स हमें नीचे कमेंट्स में बताएं, और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।